नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस में अपनी अनदेखी से नाराज सिंधिया ने होली के दिन यानी मंगलवार को ही कांग्रेस का रंग उड़ाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी में एंट्री के साथ ही सिंधिया को राज्यसभा का टिकट भी गिफ्ट में मिल गया। और बीजेपी ने भी एकदम महाराज वाले अंदाज में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगवानी की। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिंधिया के स्वागत के लिए मौजूद थे। सिंधिया की अगवानी के लिए बीजेपी दफ्तर खचाखच भरा हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर सिंधिया की तारीफ करते हुए उन्हें परिवार का सदस्य बताया। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपने नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं। लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिले। कभी राहुल गांधी के बेहद खास रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री को खास बनाने में बीजेपी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, तो सिंधिया ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। नड्डा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया और मैं उत्सुक हूं नड्डा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर और हजारों, सैकड़ों, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं इन सभी महानुभावों का। इस दौरान जेपी नड्डा ने सिंधिया राजघराने की राजमाता का भी जिक्र किया और उन्हें अपना आदर्श और दिशा देने वाली शख्सियत बताया। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है, हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। हमारे लिए राजमाता जी आदर्श और हम सब के लिए वो एक दृष्टि और दिशा देने वाली नेता रही। उन्होंने पार्टी को शैशव काल से, राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जनसंघ एंड भारतीय जनता पार्टी, शी वर्कड डे इन एंड डे आउट फॉर द आइडियोलॉजी एंड फॉर trying to see to it that the ideology grows in each and every part of the country. बीजेपी में शामिल होने के दौरान महाराज के नाम से मशहूर सिंधिया काफी धीर गंभीर दिख रहे थे और बेहद नपे तुले शब्दों में सिंधिया ने अपनी बात रखी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। सिंधिया बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ही बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान सिंधिया ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि उनके हाथ में देश का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि वहां किसान और युवा त्रस्त हैं और भ्रष्टाचार पनप रहा है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम
आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और उस जनादेश का एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है, और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पाई। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस पर कई अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किस तरह से उनका वेलकम किया जा रहा है, किस तरह से उन पर वार किया जा रहा है, आइए देखते हैं। और सभी अपनी मर्जी से हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से हैं। और जहाँ अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं,
अगर महाराज साहब किसी जगह पर नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, सब मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं वहाँ इमरती देवी है, और जितने हम 22 विधायक हैं सब हंसी खुशी से हैं और सब अपनी इच्छा से हैं। और महाराज की जो अपेक्षा उनने की है कांग्रेस वालों में, इतनी तो बीजेपी में भी कभी नहीं हुई थी। हमने भी 10 साल बीजेपी में रहे हैं विधायक बन करके, तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना कमलनाथ जी ने कर दिया था। हम लोगों के क्षेत्र में हमने 10 साल कहा हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, लेकिन जब सरकार आई तो और इतनी बुरी तरह से हम बेहाल हो गए कि एक काम भी हमें कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला है, और हमारी कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं सुनी। और खासकर गद्दारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नहीं की, उनके साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने की। ये जानते हुए कि सिंधिया जी की मेहनत ने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सरकार बनाई है, और उस व्यक्ति को इतना उपेक्षित करना, उनके लोगों को उपेक्षित करना, एक और जहां आप बात करते हो कि खजाना खाली है और दूसरी तरफ 12,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी में किए जाते हैं, क्या बाकी विधायक और बाकी मंत्री क्या झक मार रहे हैं? क्या हमारी उपेक्षा नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में जनता के साथ छलावा कांग्रेस ने नहीं किया? 10 दिन का कर्ज माफी का जो ऐलान किया था, क्या हुआ उसका? हम पूछना चाहते हैं। आज हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है कर्ज माफी का क्या हुआ, भ्रष्टाचार रोकने का क्या हुआ, व्यापम का क्या हुआ? ये सारी बातें अब हम जिस भी पार्टी में आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाएंगे उसके माध्यम से हम उनके साथ जाएंगे। 20 के 20 पूरी तरीके से हम एक है, और किसी प्रकार का संपर्क, और जो टीवी हम देख रहे हैं, और मैं अपने विधायक भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी मध्य प्रदेश की। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि जो माधवराव सिंधिया के लोग थे वो संस्कारित लॉयल्टी थी, वो राजनीतिक लॉयल्टी नहीं थी। तो वो राजनीतिक लॉयल्टी अगर होती तो वो टूटते। आज वो संस्कारित लॉयल्टी की वजह से वो टूटेंगे नहीं, और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गए। परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है, वो किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। और आइए अब ये समझते हैं कि कई सालों तक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो बागी हो गए? आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, और वो भी उस वक्त में जब दूसरे राज्यों में कांग्रेस विधानसभा चुनावों में अच्छे परिणाम दे रही है? हाल फिलहाल में हमने देखा था, इसके पीछे क्या वजह है वो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, सबसे बड़ी वजह कि पार्टी में लगातार उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात थी, उनके समर्थक चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और वजह यह भी है कि सोनिया गांधी से वो बार बार मिलने का वक्त मांग रहे थे, क्योंकि प्रदेश में उनकी अनदेखी हो रही थी, लेकिन आरोप है कि उनको वक्त नहीं दिया जा रहा था। सोनिया गांधी उनको मिलने का वक्त नहीं दे रही थी, इस वजह से उनको यह फैसला लेना पड़ा। आला कमान की अपेक्षा, यानी कि आला कमान लगातार जिस तरह से नेग्लेक्ट करता रहा, उस नेग्लिजेंस की वजह से सिंधिया बागी हो गए। और इस वक्त रजत राकेश टंडन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल में मौजूद है। मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। रजत, हम तो जान ही रहे हैं ऊपरी तौर पर कि क्या वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की या फिर कांग्रेस से नाराजगी की, लेकिन चूंकि आप भोपाल में हैं, वहां की परिस्थितियों को समझ रहे हैं, वहां के लोगों से, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि वो नेता जिसकी रूट्स कांग्रेस में है वो अचानक से बगावत करता है, और ऐसी बगावत की एक झटके में पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है? इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं? क्या सबसे बड़ा कारण हम ये माने कि उनकी लगातार अपेक्षा हो रही थी, तब से, जब से 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आई थी, तब से लगातार उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, और आरोप तो यह है कि सेंट्रल लीडरशिप भी उनको नेग्लेक्ट कर रही थी। अलग से बगावत करता है, और ऐसी बगावत की एक झटके में पार्टी छोड़कर वो
बीजेपी में शामिल हो जाता है। इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं? क्या सबसे बड़ा कारण हम ये माने कि उनकी लगातार अपेक्षा हो रही थी तब से, जब से 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आई थी, तब से लगातार उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, और आरोप तो यह है कि सेंट्रल लीडरशिप भी उनको नेग्लेक्ट कर रही थी। देखिए, सेंट्रल लीडरशिप ने कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को निगलेक्ट नहीं किया। ये मैं मतलब इस बात को देखता हूं और मैं इस बात को कह सकता हूं भरोसे के साथ अपनी तरफ से कि सेंट्रल लीडरशिप में कैसे आप निगलेक्ट होंगे। आपको जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया और आपकी जो रिलीज आई थी वो खुद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आई। आपको जो रूम अलाउट हुआ वो वही रूम अलाउट हुआ जो प्रियंका गांधी वाड्रा को अलाउट हुआ। आधे उत्तर प्रदेश के इंचार्ज आप थे, आधी की प्रियंका गांधी वाड्रा थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबसे सर्वोच्च कमेटी है, उसके आप मेंबर थे। हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है टिकट के निर्धारण के लिए, उसके भी आप चेयरमैन थे। उसके बाद जो मंत्री आपने कहे वो मंत्री यहाँ पर बनाए गए। आपको भी ऑफर था सचिन पायलट की तरह कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, लेकिन आप महाराष्ट्र थे, आप वजीर रह के नहीं रह सकते थे। वो एक पर्सनल आपका वो था, वरना उस वक्त भी कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कहा था कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे सचिन पायलट वहां बन रहे हैं वहां बन जाइए। तो एक जनरेशन चेंज भी होगा कि एक चीफ मिनिस्टर सीनियर होगा और एक नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया तैयार होंगे। ये तो बात रही कि सेंट्रल लीडरशिप ने कभी निगलेक्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं किया और उनकी एक्सेसिबिलिटी थी। ये कहें कि उनकी कोई मुलाकात नहीं होती थी, बात नहीं होती थी। अभी हाल ही में CWC की मीटिंग हुई है, बाकायदा वो उसमें आए थे, बैठे थे, 3 घंटे 4 घंटे वो मीटिंग चली थी। CNRC के ऊपर चर्चा हुई थी, मेरी मुलाकात हुई थी और बाकायदा वोकल थे। कहीं ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। लेकिन रजत एक सवाल है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है कि उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि कमलनाथ उनकी सुनवाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि किसानों की कर्ज माफी आप कीजिए, आपने वादा किया है किसानों की कर्ज माफी का और नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे, तो कमलनाथ ने झट से कह दिया था कि उतर जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शायद इस वजह से वो बहुत ज्यादा नाराज थे कि पब्लिकली कमलनाथ ने उनको ऐसा कह दिया। मुझे लग रहा कि वहीं से शायद जो नाराजगी बढ़ती चली गई। देखिए, ये प्रतिस्पर्धा है, इसको आप दूसरे लहजे से भी आपको समझना पड़ेगा अनुराग। ये प्रतिस्पर्धा की लड़ाई थी। अगर कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये तीनों सीएम एस्पिरेंट हैं। कोई भी अपने आप को किसी से कमजोर नहीं मानता। मौका लगने पर कमलनाथ बन गए, हो सकता है कुछ स्थितियां बदलती हैं, आगे आने वाले चुनाव होता, भविष्य ज्योतिरादित्य सिंधिया का होता, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो सीएम एस्पिरेंट जो भी होगा उसकी प्रतिस्पर्धा होगी, एक दूसरे के प्रति लगाव उतना नहीं रह सकता। अगर 2 आदमी है और कुर्सी एक है तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 सगे भाई भी होते हैं तो उनमें लड़ाई हो जाती है। इसको कहना कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ, फिलहाल जो पिछला 6 महीना बीता उसमें एडजस्टमेंट होने चाहिए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के। ठीक है, लेकिन अगर शायद वक्त पर इन चीजों की सुनवाई होती तो आज ये परिस्थिति ना होती, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजत राकेश टंडन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि सिंधिया और बीजेपी के बीच क्या किसी तरह की कोई सियासी डील हुई है। बीजेपी ने सिंधिया को अपने खेमे में करने के लिए क्या कुछ ऑफर दिया था, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। तो वो बिल्कुल क्लियरली सामने आ गया। जैसे ही आज बीजेपी ज्वाइन की, सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया और यही वो चाहते थे कि कांग्रेस उनको राज्यसभा उम्मीदवार करे घोषित, लेकिन इसका आश्वासन उनको कांग्रेस की तरफ से नहीं मिल रहा था। साथ ही अब ये भी उनकी कुछ शर्तें जैसे सामने आ रही है कि उनका कोई समर्थक, जो 19 एमएलए इस वक्त बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, उनमें से कोई एक समर्थक अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो एक डिप्टी सीएम बने और सिंधिया के समर्थक कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जाए। तो आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पहली शर्त जो है वो पूरी हो गई है। सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है बीजेपी ने। अब देखना यह होगा कि क्या सेंटर में, केंद्र में उनको मंत्री का पद दिया जाता है कि नहीं। यतेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा यतेंद्र के पास चलूंगा। यतेंद्र, सवाल यही है कि जब इतने बड़े नेता, इतने बड़े कद का नेता कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आता है, वो भी ऐसी पार्टी जिसमें उसकी रूट्स रही हो, उनके जो पुरखे हैं वो भी उस पार्टी में रहे हों, तो ऐसी कोई बेवजह नहीं होती है, कुछ रीजंस होते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ शायद अंदर खाने सौदेबाजी भी हुई होगी। जैसे ही आज बीजेपी ज्वाइन की, उनको राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, लेकिन सिर्फ एक यही डील नहीं होगी, लगता है कि इसके पीछे और कुछ चीजें हैं जो भी वक्त के साथ सामने आएंगी। देखिए, बिल्कुल कहा जाता है कि बिना जो जहां धुआं निकलता है तो वहां आग लग रही होती है, वो धीरे धीरे आग लग रही थी। और जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने को हाशिए पर पा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं असंतोष उनके अंदर लगातार पनप रहा था। उनको लग रहा था कि पार्टी को जो तवज्जो उनको देनी चाहिए थी वो तवज्जो उनको नहीं मिल रही है। उनका एक बड़ा रीजन वो समझते थे कि जो चुनाव में बड़ी जीत हुई है तो उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन उनको कमतर करके आंका जा रहा था। हालांकि मेरे सहयोगी
पी रजा जरूर बता रहे थे कि उनको कई कमेटियों में रखा गया, लेकिन उनका जो दावा है, हालांकि वो अभी जो सूत्र जो बता रहे हैं उनका ये दावा है कि उनको कमेटियों में तो रखा गया, लेकिन उनको जो अधिकार कमेटी के जो मेंबर या जो वो उनको नेतृत्व जिन कमेटी को कर रहे थे उस नाते वो अधिकार उनको नहीं थे और कहीं और दूसरी जगह तय होता था, उसको लेकर वो गुस्सा था। और जहां तक बीजेपी में आने की बात है तो राज्यसभा सीट देने की बात डील की हम बार बार कर रहे, तो वो आज उनके शामिल होते ही सामने आ गया कि वो राज्यसभा कैंडिडेट होंगे। जब भी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उस मोदी मंत्रिमंडल में भी उनको जगह दी जाएगी, कैबिनेट रैंक के वो मंत्री बनेंगे, ये उस डील के तहत तय हुआ। और इसके साथ ही जो उनके बागी विधायक हैं, जो समर्थक विधायक हैं, उनका भी अगर सरकार मध्य प्रदेश में ठीक है यतेंद्र मैं आपके पास वापस आ रहा हूं मैं आपके पास इस बातचीत को हम जारी रखेंगे क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस करना जरूरी है और वो है कि राज्यसभा, इस वक्त राज्यसभा का गणित क्या है, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राज्यसभा का गणित है वो बिगड़ गया है कांग्रेस के पक्ष में और आ गया है बीजेपी के फेवर में। तो क्या राज्यसभा का गणित हुआ है उसको जरा आप समझ लीजिए स्क्रीन के जरिए। सिंधिया मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार आज घोषित कर दिए गए हैं और 26 मार्च को मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। अब इसके आगे की क्या रणनीति है? एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जाना पहले से ही तय था, इतना दोनों का संख्या बल था कि एक सीट मिलेगी दोनों को, लेकिन लड़ाई थी तीसरी सीट के लिए और अब इस सीट के लिए बीजेपी की पकड़ मजबूत हो गई है क्योंकि सिंधिया अब बीजेपी में आ गए हैं और अगर जो 22 बागी हैं जो बेंगलुरु में बैठे हुए हैं वो विधायक वापस नहीं लौटते हैं कांग्रेस में तो फिर ये समझ लीजिए कि जो तीसरी सीट है जिसके लिए असल लड़ाई है वो तीसरी सीट बीजेपी की हो जाएगी। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, एक बड़ा फायदा बीजेपी को यही हुआ है सिंधिया के बीजेपी में आने से कि जिस एक सीट में इफ एंड बट था, क्योंकि एक तो दोनों की क्लियर थी, जिस दूसरी सीट को लेकर इफ एंड बट था वो लगभग अब बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, पकड़ बीजेपी की मजबूत हो रही है उस पर। देखिए, अगर तात्कालिक फायदा देखना जो तुरंत वाला फायदा है वो राज्यसभा को लेकर साफ तौर पर दिखाई देता है क्योंकि 3 राज्यसभा सीटें आनी है और एक सीट जो अंक गणित है सीटों का जो संख्या का उस हिसाब से एक कांग्रेस को और एक बीजेपी को जा रही है। दूसरी सीट पहले कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन क्योंकि 107 बीजेपी के विधायक और 58 सदस्य का होना जरूरी है एक सीट जीतने के लिए। बाकी के जो मेंबर बच रहे हैं वो दूसरी सीट नहीं जिता सकते थे और 22 विधायक जो बागी हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में, तो वो अगर 22 इधर आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी आसान होगा उस सीट को जीतना। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बीजेपी ज्वाइन की और ज्वाइन करने के बाद अमूमन होता है कि जो नेता शामिल होता है वो चला जाता है बीजेपी मुख्यालय से। लेकिन ठीक है यतेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि इतना उतार चढ़ाव मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी जो कि इस वक्त बहुत सेफ सिचुएशन में है और ऐसा लग रहा है कि वो मध्य प्रदेश में सरकार बना लेगी, डर उसमें भी है, डर कांग्रेस में भी है और डरे हुए वो 20 विधायक भी हैं, 22 विधायक भी हैं जो कि बेंगलुरु में बैठे हैं। सवाल यह है डर किस बात का है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मध्य प्रदेश का जो सियासी घमासान है वो ये समझ लीजिए कि एक बहुत अजीब से दौर से गुजर रहा है। यहाँ के सारे विधायक अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लिए हुए हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर पहुंचा दिया है और बीजेपी ने हरियाणा के गुरुग्राम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को बेंगलुरु में ठहराया गया है। सभी विधायकों का अपने राज्य मध्य प्रदेश में नहीं होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को लेकर डरी हुई है। 2 तस्वीरें देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। गुरुग्राम में बीजेपी का डर दिखाती है ये तस्वीरें और जयपुर की ये तस्वीरें कांग्रेस का डर दिखा रही हैं। बीजेपी ने अपने 106 विधायकों को मध्य प्रदेश से निकालकर, भोपाल से निकालकर सबको गुरुग्राम के एक होटल में रखा हुआ है कि बीजेपी को भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पासा है उल्टा पड़ जाए और उनके विधायकों में टूट हो जाए। और यही डर है जिस वजह से गुरुग्राम में बीजेपी के विधायक हैं और यही डर कांग्रेस में भी है क्योंकि कांग्रेस तो ऐसी मार झेल चुकी है, तो अब आगे और ऐसा ना हो इसलिए सभी विधायकों को एक सेफ हाउस लिया गया है और उनको जयपुर ले जाया गया है। तो मध्य प्रदेश के सियासी दंगल के बीच जो तस्वीर उभरकर सामने आ रही है उससे लगता है कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और सिंधिया के बागी विधायकों को भी डर सता रहा है। वो आखिर किस तरह का है, किस बात का है? एमपी की सियासत में और विधायक समझ लीजिए कि सबके कैद में है। बीजेपी को अपने विधायक के टूटने का डर है और इसीलिए बीजेपी ने अपने विधायकों को, जैसा कि हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, उनको गुरुग्राम के होटल में शिफ्ट कर दिया है, उनको गुरुग्राम के होटल में रखा। कल देर रात सभी विधायकों को गुरुग्राम के होटल लाया गया। विधायकों की बगावत से कांग्रेस में भी इस वक्त डर मचा हुआ है और यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि जो 22 टूट गए वो टूट गए, लेकिन ऐसा ना हो कि जो 88 बचे हैं
वो भी कहीं इधर उधर हो जाए। इसीलिए जयपुर में इन विधायकों को कांग्रेस ने रखा हुआ। और इस बीच ये जो तस्वीर है मध्य प्रदेश की सियासत की, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि भोपाल के जरिए कैसे बीजेपी ने भोपाल से एक विशेष विमान से, इंडिगो का विशेष विमान था जिसके जरिए मानेसर गुरुग्राम में अपने विधायकों को रखा है। वहीं जयपुर में कांग्रेस ने अपने विधायकों को भेजा, तो बेंगलुरु में कांग्रेस की जो 19 बागी हैं वो बेंगलुरु में है। तो भोपाल सेंटर पॉइंट है, लेकिन विधायकों को बचाने के लिए गुरुग्राम, जयपुर और बेंगलुरु भेज दिया गया। और इस वक्त जयपुर से दिनेश डांगी मेरे संवाददाता मेरे साथ मौजूद हैं और बेंगलुरु से ऐश्वर्या जैन इस वक्त साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले रुक करूंगा जयपुर की ओर। दिनेश, अभी क्या खबर है वहां से? 88 विधायक पहुंच गए हैं कांग्रेस के, किस तरह से उनको सेफ हाउस दिया गया है, कैसी उनकी सिक्योरिटी है, क्या पल पल उन पर नजर रखी जा रही है? एक तरीके से अघोषित कैद में रखा है कांग्रेस ने अपने विधायकों को। जी देखिए, किसी भी राज्य में अगर कांग्रेस में कोई घमासान मचता है, कोई सियासी दंगल होता है, तो पिंक सिटी जयपुर उसका जो है केंद्र बिंदु बन जाता है। ये वही रिसोर्ट है जहां पर महाराष्ट्र के कांग्रेस के विधायकों को रखा गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर बार कांग्रेस के लिए, हाईकमान के लिए एक संकट मोचक साबित हुए। पूरा भरोसा और पूरा उनकी रणनीति पर उनको बिलीव रहता है। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश के विधायक यहाँ पर भेजे गए और राजस्थान कांग्रेस ने अपने पड़ोसी का धर्म निभाते हुए उनको यहाँ पर सेफ जगह रखा है। लेकिन ये रिजल्ट पॉलिटिक्स में इस बार कितना कामयाब होती है, यह गौर करने वाली बात होगी। विधायकों के आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, कोई बता रहा है कि 88 है तो कोई बता रहा है 80 विधायक है, लेकिन यहाँ हमारे जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं तकरीबन 80 विधायक यहाँ पर मौजूद है और 3 विधायक आज देर रात या कल यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिर ये आंकड़ा एक बार फिर बढ़ जाएगा। तो बताया जा रहा है। ठीक है दिनेश, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सीधा बेंगलुरु चलता हूं। ऐश्वर्या वहां पर बेंगलुरु में साथ में जुड़े हैं। ऐश्वर्या, वहां किस तरह के खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि 2-3 दिन हो गए सभी विधायकों को वहां पर कांग्रेस इस भरोसे बैठी है कि विधायक हमारे पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि कल कमलनाथ भी इस बात को कह रहे थे कि विधायकों के साथ धोखा हुआ है। वहां आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपनी बात रखूं, अपने कैमरे पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ का नजारा। ये वही प्रेस्टिजियस गोल्ड चेयर रिसोर्ट है जहाँ पर बाहरी पुलिस बल तैनात है। और जो डर की आप बात कर रहे हैं खासतौर पर, वो डर सता रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लॉयलिस्ट विधायक हैं, 22 विधायक वो यहाँ पर हैं। आज जिस तरीके से वीडियोज जारी किए गए अंदर से, उसमें सब सारे वीडियोज में इन विधायकों का कहना था कि हम महाराज के साथ थे और रहेंगे, और जो भी महाराज का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन जिस तरीके खबरें निकल के आ रही थी कि 7 विधायकों ने अभी तक कहा है कि वो सिंधिया के साथ हैं और वो बीजेपी में, अगर उनको कहेंगे कि बीजेपी जाएं तो वो बीजेपी जाएंगे। लेकिन बाकी के विधायक अभी भी कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि बीजेपी में वो नहीं जाना चाहते। लेकिन अब हालांकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए, ये आशा लगाई जा रही है कि ये सारे के सारे 22 विधायक जो बेंगलुरु के रिसोर्ट में मौजूद हैं, वो सभी के सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में जाएंगे और मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके साथ जाकर वो उनका दामन थामेंगे। ठीक है ऐश्वर्या, दिनेश, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर फेक न्यूज पर फेसबुक, गूगल और ट्विटर को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और नफरत भरे बयानों को लेकर फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। संघ विचारक के.एन. गोविंदाचार्य ने इस मुद्दे पर याचिका दायर की थी। दिल्ली में 3 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लुटेरों ने हथियार दिखाकर एक शख्स से 4 लाख रुपए लूट लिए। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद नडाइन डोरिस कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। वो देश की पहली सांसद हैं जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें घर में ही निगरानी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होली के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान पुलिस के अधिकारी भी होली में शामिल हुए और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 69 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। दाम में गिरावट के बाद बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल 70 रुपए 29 पैसे और डीजल 63 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हो गया है।
एसबीआई ने 45 दिनों तक की अवधि वाली शॉर्ट टर्म एफडी पर ब्याज में 0.50% की कटौती कर दी, जो 10 मार्च से लागू कर दी गई है। नई दरों के मुताबिक 7 से 45 दिनों की एफडी पर 4% ब्याज मिलेगा, जो पहले 4.5% था। उत्तर प्रदेश के इटावा में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा कहने को तो साफ नजर आया, लेकिन कहीं बिखराव तो कहीं मनमुटाव भी साफ नजर आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मंच पर एक साथ आए, लेकिन सिर्फ रस्म अदायगी करते दिखे। दोनों का मंच पर पहली दफा आमना सामना होना सब कुछ बयान कर गया। हुआ यूं कि मंच पर पूरा यादव परिवार मौजूद था और होली मिलन समारोह का सभी आनंद ले रहे थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव समेत एसपी के कई वरिष्ठ नेता और परिवार के लोग शामिल थे और वो मंच से ही सपेरे डांस का आनंद ले रहे थे। नागिन डांस खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं पर नेताओं ने फूलों की बारिश की और होली मनाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया। इतने में उनके चाचा शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ मंच पर पहुंचे तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव और सभी बड़े नेताओं के पैर छुए, तो अखिलेश यादव भी अपने चाचा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों पर झुके, लेकिन शिवपाल यादव उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गए। इस दौरान कार्यक्रम में शिवपाल यादव के साथ उनके बेटे आदित्य, भाई राजपाल, पूर्व सांसद धर्मेंद्र और पूर्व सांसद तेज प्रताप भी मौजूद थे। अखिलेश के पैर छूने से मंच पर दिखी एकता से कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया, जिसके बाद वो शिवपाल और अखिलेश के नाम के नारे लगाने लगे। समाजवादी पार्टी लेकिन अखिलेश को फिर भी शिवपाल यादव ने आशीर्वाद नहीं दिया और ये बात अखिलेश के दिल में घर कर गई और वो मंच पर जाकर बैठ गए। इसी बीच एसपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव मंच पर पहुंचे और सभी नेता एक एक कर उनका आशीर्वाद ले रहे थे, तो शिवपाल ने भी देरी नहीं की और झट से बड़े भाई के पैरों पर झुक गए और बड़े भाई ने भी दरिया दिली दिखाते हुए छोटे के सिर पर हाथ रखकर दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। देखिए, हम निश्चित तालमेल करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, जो उसमें भी उपेक्षित है, पीड़ित हैं, शोषित हैं, सबको इकट्ठा करेंगे और 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहेगी। होली का त्योहार मनाने के लिए सैफई के एक मंच पर मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को एक साथ देखा गया। यूपी की सत्ता में लौटने को बेकरार यादव परिवार अगर एक साथ चुनाव लड़ पाने में सफल हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो पाने में वो सफल हो पाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में पहली बार दिल्ली हिंसा पर बयान दिया और सीधे सोनिया गांधी पर आरोप लगाए। जो सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों की अध्यक्षता में बनी है, जो 49 के आसपास सीरियस टाइप के गुनाहों की जांच करेगी। मान्यवर 49 आर्म्स एक्ट के केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, 49 से ज्यादा, और लगभग 152 आर्म्स भी इतने कम समय में रिकवर करे हैं जो दंगे के अंदर उपयोग में आए। मान्यवर, इन्होंने कहा शांति समिति की मीटिंगें बुलानी चाहिए, शांति समिति का गठन होना चाहिए। शांति समिति का मीटिंग 25 तारीख को शाम को 4 बजे से हमने शुरू कर दिया था और अब तक 650 से ज्यादा शांति समिति की मीटिंग तीनों हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी कमेटी कर चुके हैं। ये 40 टीमों का जो गठन किया है मान्यवर, इसके अलावे एक हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने का कांग्रेस ने विरोध किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने का विरोध किया और पुतला फूंका।
बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपने कोटे की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी ने हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला किया। उत्तराखंड के काशीपुर में पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर कई विभागों के कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय पर धरना दिया। दीपक जोशी जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास चिन्हट में तेंदुए के देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। यहां तेंदुए ने एक बछड़े को मार डाला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होली के अगले दिन पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी और अधिकारी इकट्ठा हुए और जमकर होली खेली। सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। कई दिनों तक भारी गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार संभलकर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स महज 62 अंक चढ़कर 33,697 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी मात्र 6 अंक चढ़कर 10,458 पर बंद हुआ। और आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।